नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए सहायक है, बल्कि अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग का हो, फोर्सेस के एग्जाम हो, या फिर आपके जितने भी अन्य एग्जाम हैं, तो उन सबके लिए न केवल ये सहायक है बल्कि आपको समझ को विकसित करने के लिए और उसके पीछे क्या रीजन है उनको सबको बताने के लिए भी अति आवश्यक है। तो इसी तरीके अगर आप और वीडियो चाहते हैं और भी करंट अफेयर चाहते हैं तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और इस फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ करने में और ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाने में इसको अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, नियर वन के साथ शेयर कीजिए और उनसे कहिए वो उनसे सब्सक्राइब करें और वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखते हैं कि अभी कुछ ही वर्षों में क्या हुआ है। खाद्य जितने ऐसे तेल जिन्हें हम खाते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, तो क्या हुआ है, उनके रेट क्या किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो बढ़ तो गए हैं और उनके पीछे क्या रीजन, आज ये करंट अफेयर में टॉपिक है कि क्यों बढ़े, क्या रीजन है। उससे पहले हम देखें तो जो पहली पट्टी हर सब में दिखाई पड़ रही है वो जून 2019 की है, पीली पट्टी जून 2020 की, और मस्टर्ड जो कलर है वो क्या है, जून 2021 का है। ठीक है, तो आप देखिए ये 19, फिर 20, फिर 21, तो देखिए किस तरीके से प्राइस किसमें एकदम सडन चेंज आया हुआ है। जो कुछ कैसे स्मूथ चेंज बढ़ रहे थे, स्मूथ तो कोई नहीं बढ़ा, सडन चेंज आया है 2021 में। तो देखिए 2021 में कौन कौन से प्राइस बढ़े हैं, चाहे ग्राउंड नट, अगर मूंगफली के तेल की बात की जाए, मस्टर्ड ऑयल की बात की जाए, वनस्पति तेल की बात की जाए, सोया ऑयल की बात की जाए, सनफ्लावर और पाम ऑयल, इन सबके प्राइस लगातार बढ़े हैं और 1.5 गुना तो कम से कम बढ़ ही गए हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है सरसों का तेल, अब देखिए ये बढ़ा है। मूंगफली का तेल उस स्तर से नहीं बढ़ा है जो 120 से 160-70 रुपए के आ चुका है, जबकि आप देखिए सरसों का तेल पहले 100 के आसपास था, फिर 2020 में लगा हुआ 120 के पास आया, लेकिन इस टाइम पे 60 प्लस चला गया है और 210 के बिक रहा है। तो इनके पीछे क्या रीजन है, क्यों रेट बढ़ने के बारे में देखेंगे। उनसे पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से करंट अफेयर देखने वाले हैं। पिछले हफ्ते मेघालय में एक जिला स्वायत्त परिषद ने, आपको ध्यान रखना मेघालय में क्या होता है, वहाँ स्वायत्त परिषदें बनाई जाती हैं। क्यों, क्या होता है वहाँ पे, क्या आदिवासी लोग हैं उनके लिए अलग से गठन किया जाता है। तो इसी तरह एक जिला स्वायत्त परिषद ने घोषणा की है कि वह संपत्ति की खासी विरासत विधेयक, वहाँ पे 3 जनजातियां, गारो, खासी, जयंतियां, तो खासी विरासत विधेयक है वो 2021 को पेश करेगी। इसका उद्देश्य खासी समुदाय में भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का समान वितरण हो सके, इस बारे में बात कही गई है, यानी समानता की बात की जाती है। इसके अलावा ताइवान के लिए यूरोपीय संसद का पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ताइवान के समर्थन में आ गया है और उसने कहा है कि कूटनीतिक रूप से अलग थलग द्वीप अकेले नहीं है। इसने यूरोपीय संघ ताइवान संबंधों को मजबूत करने के लिए साहसिक कार्रवाई का आह्वान किया है, क्योंकि ताइवान की राजधानी ताइपे को बीजिंग के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में देखेंगे ताइवान में क्या दिक्कतें हैं, चाइना से क्या रिलेशन है, भारत से क्या रिलेशन रखता है। इसके अलावा बात करेंगे मिस्र की गाजा पट्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन प्रतिरोध समूह हमास के बीच संघर्ष विराम पर एक समझौते की मांग पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे हमास के बारे में जानेंगे, देखेंगे गाजा पट्टी है कहाँ पर, वो पहले ही बता चुका हूँ आपको, और इजराइल फिलिस्तीन से क्या संबंध, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दिवाली तक देश भर में अधिकांश प्रमुख खाना पकाने वाले तेलों की कीमतों में गिरावट आई है और वो स्थिर हो गई, इसके बारे में जांच करेंगे। और जांच करेंगे बनियार तमिलनाडु की जो सबसे पिछड़ी जन समुदाय है उनके बारे में, आरक्षण का क्या मुद्दा हुआ है और क्या रीजन है जो वहां पे ये बात आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन टॉपिक के बारे में जो जीएस पेपर 2 से लिंक है यूपीएससी के। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन आए भारत सरकार की नीतियां और उसमें उत्पन्न होने वाले मुद्दे, उसमें संपत्ति की खासी विरासत विधेयक 2021 के बारे में बात आएगी। तो अगर ये है क्या, यदि ये लागू हो जाता है तो प्रस्तावित विधेयक मातृवंशीय जो खासी जनजाति की विरासत की सदियों पुरानी प्रथा संशोधित होगी। आपको बता दें कि वहां पे क्या होता है, जो खासी जनजाति वहां में क्या है, वहां पे जो उत्तराधिकारी कौन होता है, माता होती है, लड़कियां होती हैं। तो अब क्या बात की जाए, लड़कियों को बराबर सम्मान देने की बात कही जा रही है, तो उसके बारे में टॉपिक की बात है। तो देखते हैं है क्या, इस विधेयक के उद्देश्य क्या है और इसका क्या बात है। तो वहां पे क्या, भाई बहनों के बीच माता पिता की संपत्ति का समान वितरण पुरुषों और महिलाओं दोनों को देना है, इस बारे में बात की जाएगी खासी जयंती में। साथ ही साथ यहाँ पर माता पिता को यह तय कर देने की किसी अपनी संपत्ति विरासत में देना चाहते हैं, वही वही उनको मिलेगा अधिकार। साथ ही साथ भाई बहनों को माता पिता की संपत्ति प्राप्त करने में यदि कोई रोक है तो वे जो गैर खासी से शादी करते हैं और जीवन साथी रीति रिवाजों और संस्कृति को स्वीकार करते हैं तो वो रोक लग जाएगी। अगर वो गैर खासी में शादी करेंगे तो वहां पे ये चीजें लागू नहीं होंगी। अगर इस विधेयक की आवश्यकता की बात की जाए तो वहां पे जिस तरह के हमारे यहाँ क्या होता है, मातृ सत्तात्मक समाज है, तो वहां पे क्या मातृ सत्तात्मक समाज से होता क्या है
कि वहाँ पर अगर लड़के चाहें कोई बिज़नेस शुरू करना और कर्ज़ लेना चाहें कहीं से बैंक वगैरह से, वो कर्ज़ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको दिखाने के लिए कोई ज़मानत पे रखने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती हैं। साथ ही साथ कभी-कभी जब कोई एक दंपत्ति है, अगर हस्बैंड वाइफ है, उनकी कोई संतान अगर उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उनका वास्तविक उत्तराधिकारी कोई होता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो उनकी संपत्ति होती है, वो कबीले की प्रथा क्या है, वो संपत्ति उन कबीलों की टोटल समुदाय की हो जाती है, किसी एक की नहीं रह सकती। अब माता-पिता को अधिकार दे दिया गया है कि अपना उत्तराधिकारी चुन लें ऐसी स्थिति में। इसके अलावा कि इसमें क्या होता है कि इससे बच्चे क्या करते हैं, कई बार अपने माता-पिता के खिलाफ कोई मुकदमेबाजी भी करते हैं कि कुछ उत्तराधिकारी नहीं मिला। साथ ही साथ मेघालय में, क्योंकि वहाँ पे मातृवंशीय व्यवस्था है, तो वहाँ पर क्या है, फिर भी क्या हुआ है कि वहाँ महिलाएं अभी भी सशक्त नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। कस्टोडियनशिप को अक्सर केवल एक व्यक्ति में निहित स्वामित्व के रूप में गलत समझा जाता है, क्योंकि उत्तराधिकारी जो कि सबसे छोटी बेटी होती है, यह संरक्षिता, माता-पिता, अविवाहित या निराश्रित भाई-बहनों और कबीले के अन्य सदस्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी के साथ आती है। तो उत्तराधिकारी वही बनेगा जो देखभाल करेगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आपने जन्म दे दिया वही उत्तराधिकारी है, बल्कि जो आपकी देखभाल करे, आपका संरक्षण दे, तो वो भी उत्तराधिकारी का उतना ही हकदार हो जाता है। इसके अलावा उत्तराधिकारी क्या कर सकता है, अपने मामा की अनुमति के बिना जमीन खरीद या बेच नहीं सकती है, ये भी वहाँ पे दिक्कत थी। साथ ही साथ अधिकांश संपत्ति कबीले की संपत्ति या समुदाय की संपत्ति होती है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मेघालय में देखें मातृवंश की जो व्यवस्था है, उसके अंदर क्या है, तो मेघालय के अंदर 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं। ये पहाड़ियों के नाम भी वहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ, और यहाँ पर मातृवंशीय प्रणाली का अभ्यास किया जाता है। इस पद्धति में क्या होता है, वंश और वंश का पता माता के वंश से अगर आपको किसी का वंश जानना है तो माता के वंश से पता चलेगा। यहाँ बच्चे माँ के उपनाम लेते हैं, पति अपनी पत्नी के घर में चला जाता है, परिवार की सबसे छोटी बेटी जिसे खतदू कहते हैं, वो पैतृक या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा उसको दिया जाता है कि सबसे छोटी बेटी को वहाँ के उत्तराधिकारी बन जाती है। बाकी जो अगर लड़के हैं तो वो शादी करके उनकी विदा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे लड़कियां विदा होकर आती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लड़के विदा होकर वहाँ पे चले जाते हैं। रिवाज में यहाँ पे ये भी तय करता है कि खतदू यानी कि सबसे छोटी बेटी है, वह अपनी माँ के भाई जिसे मामा कहते हैं, उनकी अनुमति के बिना संपत्ति को बेच नहीं सकती है, क्योंकि वह तकनीकी रूप से माँ के कबीले से संबंधित है, जिसके माध्यम से वंश का पता चलता है। तो मामा डिसाइड करते हैं कि अब संपत्ति बेचनी है कि नहीं बेचनी है। यह विरासत परंपरा केवल पैतृक या कबीले सामुदायिक संपत्ति पर लागू होती है, जो वर्षों से परिवार के साथ रहते आए हैं। इस पारंपरिक जो व्यवस्था है, अगर किसी जोड़े की कोई बेटी नहीं है, तो संपत्ति पत्नी की बड़ी बहन और उसकी बेटियों के पास चली जाएगी। यदि पत्नी की बहनें नहीं है तो क्या होगा, वहां पर कबीले का कब्जा हो जाएगा। ऐसा वहां पर व्यवस्था है। आइए बात करते हैं चीन ताइवान संबंध के बारे में, जो भारत और उसके पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, इसके बारे में बात है। और क्या हुआ है, यहाँ पे यूरोपीय संघ ने अनुमति दे दी उनके साथ रिलेशन बनाने की ताइवान के साथ। तो अगर ताइवान की बात की जाए, तो अगर आप ये नक्शा देखिएगा, तो दक्षिणी पूर्वी या से मानी पूर्वी एशिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर चाइना ताइवान रिलेशनशिप की बात की जाए, तो ये वायलेटेड टॉक्स दैट हैव बीन सबमिटेड फॉर द डिकेड, दशकों बाद चालू हो रही है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, तो इनके बीच में बातचीत की जा रही है। ताइवान क्या है, इनको चाइना को ताइवान अलग करने वाली क्या है, ताइवान जल संधि उनको अलग करती है, जो 134 मीटर चौड़ी है। यह बात ध्यान रखिएगा। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, तो चाइना में कितनी पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, और 23 मिलियन कहाँ पे है, ताइवान के अंदर है। ठीक है, अगर इस तो डिटेल में हो गया है थोड़ा बहुत, अब इनके बारे में जानते हैं आखिर मुद्दा है क्या। ताइवान जिसके छोटे वेटिकन सिटी को छोड़कर किसी भी यूरोपीय राष्ट्र के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, अब यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ संबंधों को गहरा करने के इच्छुक है ये। इसके अलावा चीन ने सैन्य दबाव बढ़ा दिया है, जिससे लोकतांत्रिक ताइवान के पास चीनी युद्धक विमानों द्वारा बार बार जो मिशन शामिल हो रहे हैं, उसमें बीजिंग अपना दावा करता रहता है और बल द्वारा इसे लेने से इनकार करता है, कहता है कि तुम्हारा हिस्सा है तो हम क्यों उसमें बल लगाएं। तो वही मुद्दा इसके साथ चलता है। तो देखें अगर चीन और ताइवान के बीच में बैकग्राउंड हिस्ट्री रही क्या है, तो चीन ने अपनी एक वन चाइना पॉलिसी माध्यम के तहत ताइवान पर दावा किया है, क्योंकि चीन गृह युद्ध से पराजित होकर जो क्योमिंतांग थे, जो चाइना गृह युद्ध में हार गए थे, तो या जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने 1949 में द्वीप पर यहाँ पर आकर भागने मजबूरी, यहाँ द्वीप पर आकर बस गए। और साथ ही साथ क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि बीजिंग के खिलाफ यहाँ शासन करेंगे अगर शासन चलना पड़े, लेकिन चाइना वाले कहते हैं कि तो हमारे ही लोग थे, तो वो हमारा हिस्सा है। तो ताइवान स्वशासित और वास्तविक स्वतंत्र देश है। इसने कभी भी औपचारिक रूप से मुख्य भूमि से स्वतंत्र होने की घोषणा नहीं की है, चाइना से कभी अलग होने की बात नहीं की, तो चाइना बोलता है हमारा हिस्सा है। तो यहाँ पर एक देश दो व्यवस्था यानी कि वन नेशन टू सिस्टम वाला यहाँ पॉलिसी चलती है। तो ताइवान को अपने मामलों को चलाने का अधिकार होगा। हांगकांग में इसी तरह की व्यवस्था भी वन चाइना, मतलब हांगकांग भी वही है, वन वहाँ पर भी चाइना कब्जा किए होती है। तो कही है वहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहिए, लेकिन कुछ नीतियाँ हैं, विदेशी नीति वगैरह है, वो चाइना डिसाइड करती है। तो वर्तमान में क्या है, ताइवान पर चीन अपना दावा कर रहा है और इस क्षेत्र को मान्यता देने वाले देश हैं, उनके साथ वो बोलता है कि राजनयिक संबंध आप हमसे करिए, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, अलग से उनसे नहीं करेंगे। अगर भारत की बात की जाए,
तो औपचारिक रूप से हमारे राजनयिक संबंध कभी इनसे रहे नहीं है। ताइवान और भारत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगवश करते हैं। वर्ष 2010 में एक चीन नीति का समर्थन करने से हमने इनकार कर दिया था, लेकिन हमने कभी इनसे औपचारिक संबंध भी नहीं निभाए हैं। यह इंडिया है, यह ताइवान है, इसकी बात आपस में रिलेशंस की बात चल रही है। इसी तरीके का आज एक और मुद्दा है, भारत और उसके पड़ोसी देशों कौन से हित प्रभावित करेंगे भारत को। तो हमास और गाजा पट्टी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए, हमास अगर देखें बेसिकली जो बात हमास की हो रही है, तो आप देखिए मिलिटेंट ग्रुप सा दिख रहा है ये। तो देखते हैं आखिर कि हमास है क्या और क्या रीजन है हमास के बारे में। तो अगर हमास का हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि हमास क्या है, तो हमास क्या है, फिलिस्तीनी जो लोग रह रहे हैं उनका एक इस्लामिक राजनीतिक गठबंधन है और आतंकवादी समूह भी है, जिसने इस समूह ने 1987 की स्थापना के बाद इजराइल से युद्ध छेड़ा हुआ है और विशेष रूप से ये आत्मघाती बम विस्फोटों और रॉकेटों से हमला करते रहते हैं। ये इजराइल को एक फिलिस्तीनी राज्य बदलना चाहता है और ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण के से स्वतंत्र रूप से गाजा का नियंत्रित करता है। ये गाजा पट्टी पर अपना कब्जा किए हुए है और ये क्या चाहते हैं हमास कि वहाँ पे आतंकवादी टाइप का गुट है, ये चाहते हैं फिलिस्तीन हमारा बने और इसमें इजराइल आके शामिल हो जाए और हम इस पर कब्जा करेंगे। गाजा 2007 से कड़े इजरायली नाकाबंदी के तहत रहा है, जिसमें अधिकांश बुनियादी सामान अभी भी अत्यधिक प्रतिबंधित उपायों के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करता है। मई में क्या हुआ है, एक इजरायली हमले से लगभग 260 फिलिस्तीनी की मौत यहाँ पे हो गई थी और कई हजारों लोग यहाँ पे घायल हुए। साथ ही साथ गाजा के विनाश का एक बड़ा निशान यहाँ पे बन गया है, मतलब गाजा का विनाश भी हुआ है, इतने लोग वहाँ पे मारे भी गए हैं। तो फिलिस्तीनी लोगों ने, प्रतिरोधी समूह ने इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट बैराज के साथ जवाब दिया था। यहाँ पे इन्होंने रॉकेट लॉन्च किए थे, जिसमें 13 इजरायली लोग भी मारे गए। तो आपस में मारकाट चल रही है, तो एक दूसरे का दावा करते हैं उनका क्षेत्र है। तो देखते हैं गाजा पट्टी भी लगातार युद्ध हो रहे हैं, यहाँ पर हमास कब्जा किए हुए। तो गाजा पट्टी क्या है, एक तरीके की क्या आर्टिफिशियल रचना है जो 1948 में उभरी थी, जब इजराइल के निर्माण के दौरान फिलिस्तीन की अरब आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा विस्थापित कर दिया गया था। कुछ मामलों में निष्कासित भी किया गया था और अधिकांश शरणार्थी जो जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे पड़ोसी देशों से पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे, वो यहाँ पे आकर रहे। और आप देखिए, ये है सीरिया, जॉर्डन है और इजिप्ट है, और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं। तो आप अगर देखिए तो ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पर भी फिलिस्तीनी है, और ये गाजा स्ट्रिप, इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं हमास वाले लोग, ये और यरूशलेम, रामल्ला यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये इलाका है, वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग वेस्ट बैंक चले गए थे, ध्यान रखना। ये वेस्ट बैंक है जो विस्थापित हुए, और ये थी गाजा पट्टी जो 1948 में जॉर्डन के शासन के अधीन आ गया था, और वहाँ बड़ी संख्या गाजा पट्टी गई, जो कि मिस्र और इजराइल के बीच की छोटी सी तटीय पट्टी, जो आप देखिए यहाँ पे इजराइल मिस्र लगा हुआ है, इजराइल के बीच में तटीय पट्टी है। आज गाजा की आबादी, गाजा की लगभग 70% शरणार्थी द्वारा यहाँ पे बनी हुई है। अगर देखें गाजा में इस टाइम कब्जा कौन किए हुए है, तो हमास ने 2007 में जबरन गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद इजराइल ने गाजा की सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया, सील कर दिया उन्हें। उन्होंने गाजा को एक दुश्मन इकाई घोषित किया। बेशक गाजा एक राज्य नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि हम, ये हमारा दुश्मन है। हमास निश्चित रूप से नागरिकों पर हमले के अपने इतिहास और आगे के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित इजराइल और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इजराइल अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है। वहां पर आपने देख लिया है कि इजराइल है भाई, इस पे क्या करता है, इस पे कब्जा बनाए हुए है, कोशिश करता है और बढ़ाने की। हालांकि ये गाजा के बाहर निकल गया है और संयुक्त राष्ट्र अभी भी उस भूमि के टुकड़े को कब्जे वाले क्षेत्र के हिस्से के रूप में मानता है। उसे लगता है इसका इजराइल पर इस पे कब्जा है। इजराइल ने पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा किया, ध्यान रखना। ये यरूशलेम की लड़ाई है। गाजा पट्टी यहाँ पे जो वेस्ट बैंक में यरूशलेम है, तो इजराइल कहता है उसकी राजधानी है, फिलिस्तीन कहता है उनकी राजधानी। ये भी यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिलिस्तीनी क्या बोलते हैं, जो पूर्वी यरूशलेम है वो उनकी भविष्य की राजधानी बनेगी, जबकि इजराइल बोलता है कि नहीं, पूरा पूरा का पूरा यरूशलेम उनकी राजधानी है। पूरे शहर पर इजराइल अपने दावे को मानता देने वाले जितने गुने चिन्ह देश हैं, अमेरिका है, तो वो इनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर देश बोले नहीं, आप आज़ाद कर लीजिए और मध्यम रास्ता निकलाइए। आगे अगर के हो क्या रहा है अभी, तो पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले जितने भी इजरायली और फिलिस्तीनी हैं, वहाँ पर अक्सर तनाव बना रहता है, क्योंकि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूरी यरूशलेम में लगातार तनाव बने रहते हैं। गाजा पर क्या होता है, हमास नामक एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह का शासन है, जो कई बार इजराइल से लड़ भी चुके हैं। हमास को हथियार मिलने से रोकने के लिए इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण कर रखा है। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का ये भी कहना है कि वे इजरायलियों के कार्यों और प्रतिबंधों के कारण पीड़ित हैं। इजराइल का जबकि कहना है कि वे केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए काम करते हैं। अप्रैल 2021 के मध्य में, रमजान के पवित्र महीने में, मुस्लिम महीने शुरुआत में क्या हुआ था, पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच वहाँ रातों में झड़पें वहीं बढ़ी थी यरूशलेम में। पूर्वी यरूशलेम में कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को धमकी भरे बेदखली से भी गुस्सा बढ़ा दिया है कि वहाँ पर उन्हें बोला जा रहा है कि यरूशलेम में फिलिस्तीनी से बोला आप यहाँ से निकलिए क्योंकि पूरा हमारा है। ये भी यहाँ पे लड़ाइयों की जड़ बनी हुई है। ऐसा देखा गया कि दिवाली के महीने इस टाइम पे क्या हुआ, खाद्य तेलों की कीमतें गिरी हैं
और उनको क्या हुआ, कहीं न कहीं उनकी रेट स्थिर हो गई है। ये टॉपिक आपके देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसलों में क्या पैटर्न है, उनकी कीमत, उसके बारे में होगा। अगर देखें कीमतें क्यों गिरी हैं, क्योंकि वैश्विक कीमतों में स्थिरीकरण आया है। सरकार ने अपनी ड्यूटी जो जो वहाँ पे कर थे वो कम किए हैं। प्रमुख निजी कंपनियों द्वारा थोक कीमतों में कटौती की गई है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए केंद्र द्वारा कई स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है, वो भी इसमें बात की गई है। तो अभी देखें, अगर ये कीमतें गिरी हैं तो इससे पहले कीमतें बढ़ी हुई क्यों थी? तो इसमें जो ये लगातार जो कीमतें बढ़ी थी, इसको कोविड-19 प्रमुख कारण माना जा रहा था, जिससे क्या हुआ था कि जो सप्लाई चेन थी वो बाधित हो रही थी, उद्योग धंधे बंद हुए। कई देशों में तेल उत्पादन उद्योग में अपर्याप्त श्रम नहीं पहुंच पाया जो वहां पे काम कर सके। चीन द्वारा खाद्य तेल का अत्यधिक खरीद कर ली गई थी, तो मार्केट में क्या था, उसकी सप्लाई कम रही और डिमांड ज्यादा रही। कई प्रमुख तेल उत्पादक जो हैं आक्रामक रूप से जैव ईंधन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं और इस उद्देश्य से अपने खाद्य तेल जो फसलें हैं उनको बदलकर वहां पे क्या कर रहे हैं, जैव ईंधन की फसलें उगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनकी प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। साथ ही साथ सरकारी कर और जो फीस है वो भी भारत में खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य यानी रिटेल प्राइस है उनको बढ़ने में प्रमुख कारण है। अगर देखें भारत में खाद्य तेल की निर्भरता कैसी है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पतिक तेल है, उनको आयात करने वाला देश। सबसे ज़्यादा हम तेल आयात करते हैं, खाते हैं। और भारत लगभग अपने जितना भी उसकी मांग है उसका 60% हम क्या करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। और जब भी क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत बढ़ेगी, सीधा सीधा वो हम प्रभावित होते हैं और मांग हमारी बढ़ जाती है और हमारा प्राइस भी बढ़ेगा। ये इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राजील और अर्जेंटीना से, ध्यान रखना, ब्राजील और अर्जेंटीना से हम सोया तेल लेते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल लेते हैं, और रसिया और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल आयात करते हैं। अगर कुछ फैक्चुअल टर्म देखे जाएं तो खाद्य तेलों के जो प्राथमिक स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं? सोयाबीन, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर। और द्वितीय स्रोत कौन से होते हैं? पाम तेल, नारियल, चावल की भूसी, कपास के बीज और वृक्षों से उत्पन्न तिलहन। भारत में तिलहन उत्पादन में बहुत सारी चुनौतियां हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तिलहन उत्पादन किया जाता है वहाँ पर सिंचाई के लिए हम वर्षा पर आधारित रहते हैं और लगभग 70% क्षेत्र है। अगर वर्षा कम होती है तो प्रोडक्शन अपने आप गिर जाता है। साथ ही साथ मूंगफली और सोयाबीन जैसे जो बीज होते हैं इनकी लागत ऊपर ज़्यादा होती है, जहाँ तक किसान मझोले और मध्यम है तो वो इनका वहन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सीमित संसाधनों के साथ छोटी जोत भी यहाँ पे है और कम बीज प्रतिस्थापन दर और कम उत्पादकता हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है। बात करेंगे बनियार समुदाय के बारे में। ये तमिलनाडु के सबसे बड़े और सबसे पिछड़े समुदायों में से एक है। ध्यान रखना, बनियार कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। उन्होंने 1980 के दशक के माध्यम से राज्य में 20% आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% आरक्षण की मांग करते हुए लगातार विरोध किया है। इस टाइम खबरों में क्यों है? क्योंकि मद्रास जो हाई कोर्ट है उसने सबसे पिछड़ी जाति अर्थात सबसे बैकवर्ड कास्ट थी, उनको बनियार को तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए 10.5% विशेष आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि संविधान के विरुद्ध है। ये एक वहां पर एक दैनिक भास्कर में रिपोर्ट निकली थी। कोर्ट ने कहा है बिना जाति जनगणना के जातिगत आरक्षण देना गलत है। ये मामला था वहां पर तमिलनाडु के बनियार समुदाय का। और बिहार में भी ये मामला काफी पुराना है उसके बारे में, क्योंकि बिहार की जो जाति पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना का पक्षधर हैं, तो वो भी इसमें ये बात यहाँ पे सिमट के आ गई थी। तो इसी के साथ जितने भी करंट अफेयर हैं उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, उसमें पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगर आप इसमें कोई दिक्कत है, कोई चेंजमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके के और भी नॉलेज के लिए और ढेर सारे फैक्चुअल जानकारी और उसके पीछे के नेतार्थ, उनके एनालिसिस को जानने के लिए, समझने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्ष हृदया के साथ। मिलेंगे एक नए सेशन में, नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।